हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस पर। अभी तक हम पार्ट 15 के अंदर 5 दिसंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम फोर्थ शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो बी सी बराबर आपको क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर रूल जो है प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर जानते हैं कि एरिया वन यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल और एरिया 2 यानी कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी कि S1/S2 इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंसेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। और इस वाले फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 80, A1 की वैल्यू 80 हो जाएगी और A2 यानी कि DEF का क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है। तो एरिया ये जो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये त्रिभुज ABC का। ठीक है, तो ABC के क्षेत्रफल को हमने ऊपर रखा है, तो यहाँ पर BC जो है इसको ऊपर रखेंगे BC भुजा को। ठीक है, ये 4 और इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी EF। BC की संगत भुजा जो है यहाँ पर EF हो जाएगी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर EF आपको दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 बट्टे में आएगा और इसका होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 80 बट्टे क्या आ जाएगा A2 और ये बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 25 और यह 16 से कटेगा 5 बार और A2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 पंजे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना था। इसके बाद यहाँ पर दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 5:7 जो है पहले संख्याओं का दे रखा है। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात पहले आपको ये इतना दे रखा है, अगर 6 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात हो जाता है कितना 3:4। आप करेंगे क्या कि इनके बीच का डिफरेंस पता करेंगे कितना है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है और इनके बीच डिफरेंस देखें तो 1 का दिखाई पड़ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे और इसको करेंगे इधर वाले को 2 से गुणा। अब इसको गुणा करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये 5 गुण 1 से गुणा करेंगे इस वाले अनुपात को तो ये 5:7 रहेगा और इस वाले अनुपात को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6:8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पता करें ये यहाँ पर +1 की वृद्धि हुई है, इधर भी +1 की वृद्धि हुई है और +1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 6 जोड़ दिया जाए, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 दे रखी है। तो यहाँ पर संख्या आप पता कर सकते हैं, इसको गुणा कीजिए 6 से, आपके पास कितना आएगा 5 के 30, यानी कि पहली संख्या आपको 30 आ गई और यहाँ पर ऑप्शन में जहाँ पर भी आपको 30 दिखाई पड़ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर गुणा 6 कर दीजिए 7 को, तो ये 7 6 के 42 दूसरी संख्या आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर 2 पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और समकोण बनाती 2 सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ पर एक बस मान लीजिए इधर की ओर जाती है। ठीक है, और दूसरी बस जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इधर की ओर जाती है और यहाँ पर दूरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15 सेकंड में दे रखा है समय, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 48 किलोमीटर पर आवर की चाल है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से गुणा करेंगे और ये चाल गुणे आप करेंगे समय, तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि कितनी दूरी इस बस द्वारा चली गई 15 सेकंड में वो आ जाएगी। तो 6 से काटेंगे 6 त्रिका 18 और 8 छिके 48 और ये 3 से काटेंगे 5 त्रिका 15 और 5 पंजे 25 अठे 200 मीटर जो है ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, 200 मीटर ये वाली डिस्टेंस आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर इस वाली डिस्टेंस की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये वाले बस चलती है इधर की ओर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 15 सेकंड में कितनी दूरी होगी ये 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 यहाँ पर 18 दूनी का 36 और 15 पंजे 75 और 75 दूनी का 140
140 सॉरी 75 गुणे 2 यानी कि 150 मीटर की दूरी ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इधर की दूरी। अब आपके पास ये डिस्टेंस आ चुकी है, आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस ए बी है, तो यहाँ पर ए बी आपको कैलकुलेट करके बताना है। ए बी बराबर हो जाएगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 200 का स्क्वायर प्लस के अंदर 150 का स्क्वायर और 150 का स्क्वायर, और ये 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और आगे 4 जीरो लगा दीजिए। तो प्लस के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 225 15 का और आगे 2 जीरो लगा दीजिए। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ठीक, ये आप यहाँ पर जोड़ेंगे इनको तो ये आपके पास 625 और यानी कि 62,500 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 625 का वर्गमूल होता है ये 25 और 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि 250 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरे से सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण आपको दे रखा है 6 अंडर रूट 3, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a अंडर रूट 3 और बराबर दे रखा है आपको 6 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटेगा, घन की भुजा आप पास क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि तो परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 घन है ये, ठीक है, एक घन ये और दूसरा घन इसके सटाकर यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, तीसरा घन भी सटाकर जोड़ दिया जाता है। तो तीनों घना का अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग पूछता तो इसका अलग करें तो ये 6a स्क्वायर होगा, इसका भी 6a स्क्वायर होगा और इसका भी 6a स्क्वायर होगा। तीनों का 6 करेंगे तो ये 18a स्क्वायर होगा, तीनों का कुल 18a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी एक जो है एक पृष्ठ जो है इसका ढक जाएगा इधर वाला, और इस वाले घन का भी एक पृष्ठ ढक जाएगा, यानी कि 2 पृष्ठ यहाँ पर ढक जाएंगे और 2 पृष्ठ यहाँ पर ढक जाएंगे, टोटल 4 पृष्ठ ढक जाएंगे। और 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 14 गुणा भुजा स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपके पास 6 है तो 14 गुणा 36 हो जाएगी, और 36 को 14 से गुणा करेंगे, 14 6 के 84 हासिल 8 और 14 3 42 और 8 50, यानी कि 504 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को करें तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं तो डायरेक्ट आंसर प्रिडिक्ट कर देंगे, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करा कर इसका प्रमेयकरण कर दीजिए, तो यहाँ पर बट्टे के अंदर 1 प्लस साइन ए भी आएगा, और यहाँ पर ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, वर्गमूल लेंगे तो ऊपर 1 प्लस साइन ए आएगा, और बट्टे के अंदर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होगा, वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और कोस ए को जो है अलग अलग कर दीजिए, एक के बट्टे में आएगा कोस ए और यहाँ पर साइन ए के बट्टे में आएगा कोस ए। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक बट्टे कोस ए क्या हो जाएगा साइन ए सेक ए, और ये सेक ए हो जाएगा, और अगला क्या हो जाएगा साइन ए बट्टे कोस ए, ये हो जाएगा टेन ए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 99 रुपये के अंकित मूल्य वाली यानी कि मार्क प्राइस आपको दे रखा है, सॉरी 99 नहीं है 90 है, ठीक है, और 90 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक टोपी 68 रुपये में बेची जाती है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 68 रुपये, और छूट की प्रतिशत दर आपको ज्ञात करनी है। तो 90 पर छूट कितने की दी जा रही है, 90 पर छूट दी जा रही है 22 की, तो ये 22 की छूट दी जा रही है किस पर, 90 पर कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज में गुणा करा दीजिए 100 से, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 220 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये 9 दूनी का 18 और फिर 4 बचेगा 9 चौके 36 और 9 चौके 36, और फिर यहाँ पर 4 बचेगा 9 चौके 36 9 चौके 36, यानी कि 24.44% जो है छूट थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 6/8, 6/8 यानी कि 3/4, और ये कोट थीटा है तो यहाँ पर ये कोट थीटा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि पावर समान है क्या, तो ऊपर और नीचे पावर आपको समान दिखाई पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 3 यूनिट रखेंगे और साइन थीटा की वैल्यू 4 यूनिट रखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर रखेंगे तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 4 प्लस का 3 और बट्टे के अंदर 4 माइनस का 3, यानी कि 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मान आपको बताना है। तो 72 से कोई संख्या अगर विभाज्य होती है, यानी कि 72 का मतलब है 9 गुणे 8, यानी कि वो 8 और 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 72 से भी विभाज्य होगी। चलिए इसको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो अंतिम 3 डिजिट जो हैं वो क्या होने चाहिए 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 9 हो सकती है, हम क्या करेंगे 789 को जो है
789 को डिवाइड करेंगे 8 से, जो भी शेषफल बचेगा इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8 से डिविजिबल संख्या आ जाएगी सबसे छोटी। तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 72 और शेषफल बचेगा 6, यहाँ पर 9 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यह 9 उतारेंगे, 8 8 64, 8 8 64 और शेषफल बचेगा कितना 5। तो आप क्या करेंगे, इस 789 में से जो है माइनस कर दीजिए 5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 784। यानी कि यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अब Q की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है, Q बराबर 4 आ चुका है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है 4। आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसे 9 से डिविजिबिलिटी और चेक कर लीजिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 7 3 10 और 8 18 कट जाएगा। और 8 प्लस का ये P और ये 4 था, ठीक है। 8 प्लस का 4 यानी कि 12 प्लस का P बचेगा, 12 प्लस का P बचेगा। अब ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो यहाँ पर P की जगह मिनिमम से मिनिमम क्या रखूँ कि ये संख्या जो है डिविजिबल हो जाए किससे, डिविजिबल हो जाए 9 से। तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो 18 डिविजिबल होगा 9, यानी कि P की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 6 आ चुकी है, ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ पर Q की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4 और P की वैल्यू 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप रखेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, प्लस के अंदर 16 और प्लस के अंदर 12 और इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 64 और बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास दे रखा है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दे रखा है और P Q और R क्रम से भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यदि PR बराबर 5 सेंटीमीटर है तो QR की लंबाई आपसे पूछी गई। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पर एक त्रिभुज मैंने मान लीजिए ये एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज के अंदर आपको नाम दे दीजिए, ये A और ये B और ये C। आपको दे रखा है कि ये A भुजा जो है ये B भुजा के BC के भुजा के बराबर है, ठीक है। AB भुजा BC के बराबर है। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि ये वाले कोण भी बराबर होंगे आपस में। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आपको कहा गया है कि यहाँ पर AB भुजा का मध्य बिंदु ये क्या है P और BC भुजा का मध्य बिंदु Q और BC भुजा का मध्य बिंदु जो है ये आपको दे रखा है Q और AC भुजा का मध्य बिंदु है वो आपको R दे रखा है। अब यहाँ पर इनको मिलाएं तो ये आपको PQ बराबर PR बराबर आपको दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, ये PR बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये आपको QR आपको दे रखा है। QR की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली भुजा जो है AB बराबर थी BC के। तो यहाँ पर P मध्य बिंदु और यहाँ पर Q मध्य बिंदु, यानी कि ये वाली भुजा जो है AP भुजा जो है ये बराबर होगी इस वाली भुजा के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बिंदु समद्विभाजित करते हैं P और Q दोनों भुजाओं को, और दोनों भुजाएं बराबर थी। और इसके बाद यहाँ पर इसी तरह से ये वाली भुजा जो है ये AR भुजा जो है ये RC के बराबर होगी, RC के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में एक कोण बराबर है और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो है यहाँ पर ये भुजाएं भी आपस में बराबर दे रखी हैं। तो यहाँ पर आप कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे कि SAS सर्वांग क्षमता नियम से, SAS सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज जो है APR जो है ये सर्वांगक्षम है किस वाले त्रिभुज के, RQC के, त्रिभुज RQC के सर्वांगक्षम है, ठीक है। RCQ के ये APR और CRQ के, ठीक है। CRQ नाम दे दीजिए इसको, CRQ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, ठीक है, ये वाली भुजा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगक्षम हो चुके हैं तो यहाँ पर QR बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली भुजा भी आपके पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई है। मान लीजिए कस्बे की जनसंख्या जो है X थी, ठीक है। X में 12% की वृद्धि, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 12/100 यानी कि 3/25, 3/25 यानी कि 25 पर 3 की वृद्धि हुई है तो 3 की वृद्धि हुई है 28/25 हो जाएगी। और गुणा कर दीजिए इसको, अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी हुई है, 8% की कमी, 8% की कमी यानी कि 92/100, 92% कैलकुलेट कर लेंगे इसका, 92/100 यानी कि 19 से ये
डिवाइड करेंगे, ये आपके पास के 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 चौके 92 और 25 चौके 100, तो 23/25 आ जाएगा। और ये बराबर दे रखा आपको 64,400 के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 28 से इसको डिवाइड करेंगे, चलिए 28 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार, 28 दूनी का 56, और फिर यहाँ पर शेषफल बचेगा कितना, 8 बचेगा, उतारेंगे 4, और 28 3 84 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 4 84 बचेगा, 28 3 84 हो जाएगा, और ये आपके पास 2 0 आगे आ जाएंगे, तो ये 2300 आ जाएगा। 23 से काटेंगे ये 100 बार कट जाएगा, 23 से काटेंगे 100 बार कट जाएगा। यहाँ पर बट्टे के अंदर 25 × 25 625 आएगा, और 625 इधर जाकर गुणा होगा तो ये ये कितना हो जाएगा, 6200, ये 62,500 हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 62,500 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप दे रखा है त्रिभुज QRP के, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों का एरिया का अनुपात दे रखा है आपको, ये है, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया। अब ये 9:4 दे रखा है एरिया का अनुपात, ये साइड के अनुपात के बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा, ठीक है, साइड के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर AB बराबर दे रखा है आपको, ये AB, ठीक है, AB दे रखा आपको। तो यहाँ पर AB का क्षेत्रफल जो है, ABC का क्षेत्रफल आपने ऊपर लिया था, तो AB की भुजा की लंबाई भी आप ऊपर रखेंगे, और बट्टे के अंदर दूसरे वाले त्रिभुज का यहाँ पर देखिए PR की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो AB की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ये QRAB। AB यहाँ पर आप AB की न लेकर यहाँ पर BC के लेंगे, तब आप PR कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर BC आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि BC की संगत भुजा PR है, तो यहाँ पर PR नीचे आ जाएगा, और BC की भुजा जो है इसकी लंबाई आपके पास ऊपर आ जाएगी, इसका स्क्वायर होगा, यानी कि बराबर स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, और बराबर आ जाएगा 15/PR के। और यहाँ पर ये 3 से काटेंगे तो ये 5 3 का 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये PR बराबर किसके आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर के। तो 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैंक में 3 नल A, B और C हैं, ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे के बाद नल C बंद हो जाता है, और A और B चलते रहते हैं। प्रारंभ से 4 घंटे बाद नल B बंद हो जाता है। शेष टंकी को अकेले नल A से भरा जाता है। नल A स्वयं के द्वारा कितने किए गए कार्य का प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पर दे रखा है कि A जो है ये A 10 घंटे में काम कर सकता है, B यहाँ पर 20 घंटे में काम कर सकता है, C यहाँ पर 25 घंटे में काम कर सकता है। इन तीनों का आप एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क जो है आपके पास 100 आ जाएगा। क्षमताएं कैलकुलेट कर लेंगे तो क्षमताएं क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक की क्षमता आ जाएगी 10, और यहाँ पर ये 5 आ जाएगी, और ये 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं और 2 घंटे बाद नल C बंद हो जाता है, यानी कि 2 घंटे तक कि तीनों नल काम करेंगे। तो A + B + C तीनों नल मिलकर 2 घंटे तक भरेंगे, तो ये गुणा 2 आ जाएगा। और इसके बाद C एग्जिट कर जाता है, यानी कि C बंद कर देते हैं, ठीक, C नल को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 नल बचेंगे, A + का B, A + का B। अब बोला गया है कि यहाँ पर प्रारंभ से 4 घंटे बाद नल B बंद किया जाता है, यानी कि प्रारंभ से ये 2 घंटे तक ये चल चुका है, और इसके 2 घंटे बाद यानी कि 4 घंटे हो जाएंगे तो ये नल B बंद हो जाएगा, यानी कि इसको भी 2 से गुणा कराएंगे और बचेगा जो नल A, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि A नल जो है ये T समय तक जो है भरेगा, जितनी भी टंकी खाली बची है इसको T समय में भर देगा। तो ये टोटल वर्क कितना था 100 यूनिट, तो ये इसके 100 यूनिट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप A की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी T की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये A + B + C, यहाँ पर क्षमताओं का योग देखिए, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 19 × 19 = 38, यानी कि ये होगा 38, और प्लस के अंदर यहाँ पर ये 15 × 30 होगा, और प्लस के अंदर ये 10 × T आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 600 के। तो यहाँ से ये 68 इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 1 मिनट, ये 100 था, ठीक है, ये 100 के बराबर हो जाएगा। 68 इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 10 T की वैल्यू 32 आ जाएगी, और T की वैल्यू यहाँ पर 3.2 आ जाएगी। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.2।
यानी कि 3.2 घंटे में जो है ये इस नल को, इस टंकी को जो है बाकी खाली टंकी को भर देगा। तो यहाँ पर आप देखें तो ए जो है 2 घंटे तक काम करता है, और फिर यहाँ पर ए जो है 2 घंटे तक काम करता है, और फिर ए जो है यहाँ पर 3.2 घंटे तक काम करता है। तो टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे ए का कितना हो जाएगा। टोटल वर्क ए का कैलकुलेट करें तो ए 2 घंटे तक काम करेगा, फिर दो घंटे तक काम कर रहा है, और फिर यहाँ पर 3.2 इंटू में ए, और इसको यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है 10 है, तो ये कितने यूनिट का काम हो जाएगा, ये 20, और यहाँ पर भी ये 20 यूनिट का काम, और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 यूनिट का काम। इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 72, यानी कि 72 यूनिट का काम करेगा 100 में से। अब यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करना, क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये 72 जो है ये 100 में से काम कंप्लीट करता है, तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 100 से 100 कटेगा, और ये 72%। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है, यानी कि 72% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर कार से, और यहाँ पर 96 किलोमीटर, और कार में 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर, और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 किलोमीटर तय की गई दूरी, पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी। तो औसत चाल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर AVC औसत चाल जो है, एवरेज चाल जो है, आपको यहाँ पर देखिए कुल दूरी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये 96 और 124 कितना हो जाएगा, ये 96 और 400 और 124 कितना, 120 कितना हो जाएगा, ये 100 और 120 220 किलोमीटर, और यहाँ पर ये 105 किलोमीटर ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये टोटल कितने यूनिट, ये कितने किलोमीटर हो जाएगा, 325 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको समय कितना लग रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये 96 किलोमीटर चलेगा, तो 96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास T1 आ जाएगा, यानी कि ये वाला समय कितना आ जाएगा, ये 96 से डिवाइड करेंगे 16 6 96, यानी कि 6 घंटे का समय आ जाएगा, ठीक है, 6 घंटे का। और यहाँ से T2 कैलकुलेट कर लेंगे, 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये 124 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर ये T2 बराबर कितना आ जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा 4 घंटे का समय, 4 घंटे का समय। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 15 7 105 होता है, तो ये T3 बराबर आ जाएगा ये 15। इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर बट्टे में डिवाइड कर दीजिए इससे, तो ये 6 प्लस का 15 प्लस का 4, यानी कि बट्टे के अंदर आएगा 25, तो 325 डिवाइडेड बाय 25, ये 25 से एक बार कटेगा और 7 बचेगा, 25 3 75, यानी कि 3 घंटे का जो है 3 किलोमीटर पर आवर की जो है इसकी औसत चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श कराते हुए रखा गया है। इन 3 वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है। धागे की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए 3 वृत्त हैं, यहाँ पर इनको स्पर्श कराते हुए रखा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हैं। और इन तीनों वृत्तों को जो है चारों ओर से एक धागे से कसकर बांधा गया है, ठीक है। तो इस धागे की लंबाई जो है आपसे पूछी गई है, इस धागे की लंबाई बतानी। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था 6r प्लस के अंदर 2πr, और यहाँ पर 6r की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 6 गुणे 4 कितना हो जाएगा 24, और प्लस के अंदर 6 गुणे 2 यानी कि 6 दूनी का 1 मिनट 4 दे रखा है आपको। ये तो 6 चौके 24, ये तो 24 ही आएगा, और ये 4 दूनी का 8 पाई आ जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 8 वर्षों में ये हो जाती है। वार्षिक अनुमानित दर प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना। तो यहाँ से सालों का अंतर आप देखें तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा, 6 ईयर। और 6 ईयर के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन अमाउंट का जो है डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 वर्षों का ब्याज आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 20 का यहाँ पर, और 420 का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो 6 साल का आपको यहाँ पर ब्याज कितना आ गया 420। तो 2 साल का अगर कैलकुलेट करें तो ये 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो 2 साल का आपके पास आ जाएगा ये 14 3 42, 140 आ जाएगा। 140 ब्याज यहाँ पर आ चुका है। तो ये 3640 में से आप क्या करेंगे, 140 माइनस कर देंगे। 3640 का ये जो है अमाउंट है, इसमें से आप 140 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि आपके पास मूलधन आ जाएगा 3500 रुपये।
₹3500 रुपये जब ये मूलधन आ चुका है तो ये ₹3500 रुपये 3500 इंटू के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। ये कितने साल का है? 2 साल का। ब्याज कितना दे रखा है आपको? 2 साल का ब्याज दे रखा है आपको 140। यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट कर लिया था। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और ये 2 से कटेगा कितने बार? 70 बार। और 70/35 यानी कि आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर x² माइनस 2xy बराबर 84 दे रखा है। तो x माइनस वाई बराबर -10 है। तो y का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो इसका क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस के अंदर y का स्क्वायर और ये माइनस के अंदर आएगा 2xy और ये बराबर हो जाएगा किसके? -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर x² माइनस 2xy आपको दे रखा है कितना? 84 दे रखा है इस वाले समीकरण से। तो यहाँ पर ये y² प्लस का 84 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी और y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये y बराबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये x प्लस 1/2x बराबर 3 दे रखा है। तो यहाँ पर 8x की पावर 3 और प्लस के अंदर 1/x की पावर 3 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसको आप क्या करेंगे? दोनों साइड यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2x आएगा। ये 2 हट जाएगा बट्टे से तो ये 1/x आएगा और बराबर के अंदर आएगा ये 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसका क्यूब कर दीजिए दोनों साइड क्यूब करेंगे तो आपके पास यहाँ पर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8x का क्यूब। ठीक है, और प्लस के अंदर ये आपके पास b का क्यूब होगा 1/x का क्यूब और ये आपके पास प्लस के अंदर 3 इंटू में 2x यानी कि a इंटू b 1/x और इंटू के अंदर 2x प्लस 1/x 2x प्लस 1/x आएगा 2x प्लस 1/x। ठीक है, ये प्लस का है। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर x से x ये कट जाएगा और ये 8x ये बराबर देखिए ये कितना होगा? 6 का क्यूब कितना होगा? 216। तो बराबर 216 क्या आएगा? ये 8x क्यूब और प्लस के अंदर 1/x क्यूब और ये यहाँ पर 3 दूनी का 6 होगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस वाले 2x प्लस 1/x की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी कितनी? यहाँ पर आप कैलकुलेट कर चुके थे, यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके थे कितने? 6। तो ये आपके पास 6 हो जाएगी और 3 दूनी का 6 छंग 36 हो जाएगा। प्लस का 36 आएगा यानी कि उधर जाकर माइनस का 36 हो जाएगा। 216 माइनस का 36 करेंगे तो ये आपके पास 180 जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब को RS 350 में 100 की दर से खरीदा गया यानी कि 100 सेब जो है वो कितने रुपए में खरीदे गए? 100 सेब जो है वो 350 रुपये में खरीदे गए और आपसे बोला गया कि 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। तो यहाँ से आप देखिए एक सेब का मूल्य कैलकुलेट कर लेंगे। एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 रुपये आ जाएगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? ये देखिए एक सेब जो है यहाँ पर ये 12 सेब है। ठीक है, 12 सेब यानी कि दर्जन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। 12 सेब 48 रुपये में बेचे जा रहे हैं। 48 रुपये में बेचे जा रहे हैं तो एक सेब कितने रुपए में बेची जाएगी? एक सेब बेची जाएगी 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 4 48 रुपये यानी कि 4 रुपये। एक सेब इसने कितने में खरीदी थी? 3.5 रुपये में खरीदी थी और बेच कितने में रहा है? ये 4 रुपये में बेच रहा है यानी कि 0.5 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है 3.5 पर। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए गुणा कर दीजिए 100 से। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 5/35 ये 1/7 आ जाएगा। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 से 2/7%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु ज़्यादा में बिक रही है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर वर्ष 2017 में ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या है। तो ए राज्य के अंदर यहाँ पर दे रखा है 10। ठीक है, प्रवक्ताओं की संख्या 10 थी और यहाँ पर वर्ष 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत थी? यानी कि बी राज्य में यहाँ पर 22 का कितना प्रतिशत है? ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऊपर आएगा 1000, ये 10 ये 5 से काट दीजिए। ठीक, 2 से काट दीजिए 5 और ये 11 यानी कि 500/11 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 4 44 और बचेगा 6, उतारेंगे 0, 11 5 55 और फिर यहाँ पर 4 शेषफल बचेगा
11 पंजे 55 और फिर यहाँ पर 5 6 बचेगा, 11 4 44 फिर जाएगा और 11 पंजे 55। ठीक है, तो ये 45.45 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, एक्स, अब आपको देखिए ये वाला यहाँ पर एक जो है प्रॉपर्टीज होती है, अगर ये बराबर दे रखा हो तो आप कह सकते हैं कि एक्स बराबर होगा वाई बराबर जेड। ठीक है, अब x बराबर आपको दे रखा है 1 है, तो ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे 1। अब ये तीनों वैल्यू 1 हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा ये 10 गुणे 1 यानी कि ये सारा 10 प्लस 5 5 15 15 7 कितना हो जाएगा 15 7 22 और बटे के अंदर ऐड करेंगे 13 6 18 18 18 और 13 6 18 18 3 1 मिनट, ऊपर कितना हो रहा है 10 5 15 15 7 22 और नीचे ऐड करेंगे तो ये 13 6 18 18 3 कितना हो जाएगा 18 3 हो जाएगा 21। तो ये गड़बड़ कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर ये 13 6 18 न होकर ये 13 6 19 होगा और 19 3 22 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 से 22 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 अलग अलग कंपनियाँ आपको दे रखी हैं, रोबोटिक खिलौने बनाती हैं। इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित रोबोटिक खिलौनों की कुल संख्या आपको दे रखी है 8 लाख है। प्रत्येक रोबोटिक खिलौने का उत्पादन लागत आपको 5000। कुल उत्पादन का वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो कंपनी ए और कंपनी ई द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत कितनी है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी ए की यहाँ पर देखिए, कंपनी ए की उत्पादन यहाँ पर 90 दे रखी है और ये कंपनी ई के उत्पादन जो है ये आपको कलर मैच करा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डार्क ब्लू वाला ए है और ये ई है। ठीक है, तो ये 36 दे रखा है, तो ये 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126। 126 यहाँ पर ये कितना हो जाएगा डिग्री में दे रखा है, तो ये 126 डिग्री हो जाएगा और डिवाइड करेंगे इसको, 126 डिग्री है यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक डिग्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 लाख, ये कितनी हो जाएगी 8 लाख और 8 लाख बटे 360 डिग्री होगी, तो इसको 8 लाख से गुणा कराएंगे तो ये 3050 आ जाएंगे 8 के बाद और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक वस्तु की लागत, एक खिलौने के उत्पादन की लागत 5000 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 18 से ये 36 से काटेंगे। ठीक है, तो ये 9 से काट दीजिए। ठीक है, 9 चौके 36 और 4 से काट दीजिए, 9 चौके 36 और ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी का 8, यानी कि ये आपके पास ऊपर आएगा 2 लाख और बट्टे के अंदर ये 9 से ये 126 को काटेंगे तो 9 1 9 और फिर यहाँ पर 9 3 से पल बचेगा 9 चौके 36 यानी कि 14, ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी का 10 140 और ये यहाँ पर 5 0 और ये 2 0 मिलकर क्या बना लेंगे, करोड़ बना लेंगे, क्योंकि 7 0 से करोड़ बनता है, तो ये 140 करोड़ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 बराबर 5/12 दे रखा है, तो cos A की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो यहाँ पर आपको पता है कि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो 10 बराबर 5/12 दे रखा है, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न दिनों में 2 व्यक्तियों की कमाई को दर्शाती है। तो P की कुल कमाई Q की कुल कमाई से अनुपात क्या है ये आपसे पूछा गया। तो P की कुल कुल कमाई यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 5 6 11 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 16 और 5 21 21 का 1 आएगा, हासिल आएगी 2 और 9 2 11 11 और 6 17 1 18 18 3 21 21 का आएगा 1 और फिर हासिल बचेगी 2 और ये 300 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 511 आ जाएगा। और यहाँ से आपको पूछा गया अनुपात पूछा गया, तो इसके अंदर Q का टोटल करके ऐड कर दीजिए, तो ये 6 2 8 आएगा 6 2 8 1 मिनट, ये 6 2 8 8 6 14 आएगा ना, 8 6 2 8 8 8 16 आएगा, 16 हासिल 1 आएगी और यहाँ पर 5 1 6 2 7 7 1 8 8 6 14 14 का 4 आएगा और एक हासिल भी आई थी, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 और एक हासिल आई थी वो 5, यानी कि 511 अनुपात 556 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ आपको ये दे रखा है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या आपसे
आपको बतानी है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है ये आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए गुणे बी, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम आपको दे रखा है कितना, 4104 दे रखा है, 4104 दे रखा है, और ये गुणा करेंगे आप 9 से और बराबर करेंगे ए संख्या आपको दे रखी है कितने, 171, और गुणे बी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 19 नमा 171 होता है, और 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कितनी बार कट जाएगा, ये 19 दूनी 38, और शेष फल बचेगा 3 उतारेंगे 0, 19 से कम 19, शेष फल बचेगा 11 उतारेंगे 4, और 19 छिके 114 आता है। तो यानी कि बी की वैल्यू जो है आपके पास 216 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित चार्ट कंपनी के वार्षिक प्रदर्शन में कर्मचारियों के स्कोर को दर्शाता है। ठीक है, कर्मचारियों का स्कोर ये दे रखा है, सभी कर्मचारियों के कुल स्कोर में से कार्तिक के स्कोर का प्रतिशत कितना है आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कार्तिक का स्कोर डार्क ब्लू वाला 80 दे रखा है यहाँ पर, 80 जो है यहाँ पर इस टोटल का कितना प्रतिशत है, देखिए यहाँ पर डिग्री में दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर टोटल आपको कैलकुलेट करना ही होगा। ये 85 और 75 को ऐड कर लीजिए, 90 70 160 हो जाएगा, और 160 और 70 230 और 80 हो जाएगा, 230 और 80 हो जाएगा 310, और 90 400, यानी कि टोटल 400 आ जाएगा। ये इसका कितना प्रतिशत है कैलकुलेट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ये 20 से 20 कट जाएगा, 80/4 कितना आ जाएगा, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।